हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये वही चैनल है जो पहले आशीष शॉर्ट्स नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आपका सपोर्ट होने के कारण हम लोग जो है अपना चैनल का नाम चेंज कर दिए हैं और आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो चैनल का नाम है वो है डीएसए अर्थात डेप्थ स्टडी विद आशीष। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्लास 12 की जो हिस्ट्री के सब्जेक्टिव जो प्रश्न निकाले गए हैं जैक द्वारा, सेट 1 जो दोस्तों आप जान पा रहे होंगे, सेट 1 जो निकाला गया है जैक द्वारा, जिसमें आपके 18 से 19 क्वेश्चन अवेलेबल हैं दोस्तों, जिसका सॉल्यूशन वीडियो में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं कि ये जो हिस्ट्री है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि आप हमारे चैनल में क्लास 12 की हिस्ट्री को अच्छे से रीड किया है तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे ढंग से जो है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से ही पता होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको इस सॉल्यूशन वीडियो ऐसे विद्यार्थी के लेके आया हूं जो कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन में है और थोड़ा थोड़ा उसे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही विस्तार ढंग से क्लास 12 की जो हिस्ट्री का सब्जेक्टिव प्रश्न निकाला गया है उसका सॉल्यूशन वीडियो इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है इस तरह का कंटेंट मिल सके और इस तरह का पीडीएफ भी उन्हें प्राप्त हो सके। मैं आपको बता दूं कि यदि इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है, जो कि मैं अपने हाथों से इसका आंसर लिखा हूं, इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और कमेंट में भी बताइएगा दोस्तों कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं। यदि आपको चाहिए तो मैं आप जो है टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, क्लास 12 का जो सेट निकाला गया है उसका पहला क्वेश्चन है वो है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा सांची का स्तूप। याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था। ठीक है, क्लास 12 की जितने भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट हैं उसके सारे चैप्टर्स के वीडियो हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसमें जो है आप जाके रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग ने बताया है और उसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया है। ठीक है दोस्तों, यदि जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल में पढ़े हैं, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल से पढ़े हैं, वो जो है ये सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही ईजी तरीके से अपने शब्दों में दे सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो आंसर्स लिखा गया है मेरे द्वारा वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि आपको एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है इसको आपको रटना नहीं है, समझते हुए चलना है। समझते हुए चलिएगा तो सारी चीज़ें आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। ठीक है, और मैं आपको फिर से बोलूँगा कि इतिहास आप पढ़िए और इतिहास रचिए। ठीक है दोस्तों, इतना अच्छे से पढ़िए ना कि आपका एग्जाम का जो रिजल्ट होने वाला है वो 99.9 हो जाइए और आप भी जो है एक इतिहास रचिए। ठीक है, इतिहास पढ़िए और इतिहास रचिए, उसी में आपको जो है बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन जो था वो था गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर मैं लिखा है वो है कि मंदिरों के विशाल मुख्य प्रवेश द्वार को दक्षिण भारत में गोपुरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको सांची का स्तूप मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको एक तस्वीर भी दिखाया था। तस्वीर के साथ मैंने दिखाया था कि एक जो है प्रवेश द्वार होता है, ठीक है, जिसे जो है गोपुरम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो है दोस्तों उसको जो है गोपुरम कहा जाता है, जो कि प्रवेश द्वार होता है मंदिर का। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि आयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आयंगर व्यवस्था क्या होती है दोस्तों, आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आयंगर व्यवस्था जो है ये क्वेश्चन जो है दोस्तों चैप्टर 7 जो आपका विजयनगर है दोस्तों, विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, उससे ये प्रश्न पूछा गया है और ये पूछा गया है कि आयंगर व्यवस्था क्या है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं आयंगर व्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या था ना, इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक ग्राम को संगठित किया जाता था। ठीक है दोस्तों, एक इकाई के रूप में जो है सारे जितने भी ग्राम होते थे, जितने भी गांव के निवासी होते थे, उसको जो है एक जगह संगठित किया जाता था और जिस पर शासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, उसमें जो है 12 जो है व्यक्तियों का चयन किया जाता था। ठीक है, और इस 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयंगर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको बोलूंगा कि आपको तो इतना सिंपल लैंग्वेज में बताया कि आपको जो है किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट है दोस्तों कि इनके पद जो होते हैं वो होते हैं वानसुनर अनुवांशिक जो है दोस्तों इसका पद होता है। ठीक है, आपको पता होगा, ये मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाया था। ठीक है, तो आपको इसमें क्या समझ में आया कि ये जो विजयनगर काल में जो है दोस्तों एक
संगठित होती थी, ठीक है। जितने भी ग्राम के सदस्य होते थे उसको बुलाया जाता था, एक जगह इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। उसमें से जो है दोस्तों 12 जो है सदस्यों को चयन किया जाता था, ठीक है। और इसी को जो है आयंगर कहा जाता था, ठीक है। और इसी व्यवस्था को आयंगर व्यवस्था कहा जाता है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का जन्म कब और कहां हुआ था। चैप्टर नंबर 9 आपको याद कीजिए, शासक एवं इतिवृत्त। दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया था मुगल साम्राज्य के बारे में, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था, ठीक है। और इसके अलावा भी मैंने बहुत ही ऐसे वीडियो हैं जिसमें मुगल साम्राज्य का चर्चा किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर यूट्यूब में भी सर्च कीजिएगा कि मुगल साम्राज्य डेप्थ स्टडी विद आसिफ, इस तरह से सर्च कीजिएगा तो जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको जानते हैं कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। तो अकबर का जन्म 12 अक्टूबर सन 1542 को अमरकोट सिंध पाकिस्तान में जो है दोस्तों वहां पे हुआ था, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं कि अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट कहाँ है, सिंध में। सिंध कहाँ है ना, पाकिस्तान में, ठीक है दोस्तों। ऐसा भी आप बताइएगा कि अकबर का जन्म जो है यहाँ पे इस तारीख को हुआ था और अमरकोट में हुआ था, ये भी बताइएगा तो आपको करेक्ट आंसर आपको जो है सही मिल जाएगा। अब ये भी बताइएगा सिंध पाकिस्तान में हुआ था, तो ये भी जो है आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है अपने शब्दों में इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महत्वपूर्ण महापुरुष के नाम लिखिए। दोस्तों जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चैप्टर नंबर 9 याद कीजिए, महात्मा गांधी और उसके राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है दोस्तों। उसमें जो है सारे जो है आंदोलन की चर्चा मैंने की थी, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया था। तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया इस प्रश्न में कि उसमें जो है 4 किसी भी महापुरुष का नाम लिखना है, ठीक है दोस्तों। उसमें बहुत सारे व्यक्ति थे, बहुत सारे महापुरुष थे, लेकिन इसमें सिर्फ 4 का पूछा गया है। तो मैं आपको 4 का नाम बता दूं कि सबसे पहले दोस्तों आप बताइएगा महात्मा गांधी, सेकंड में भगत सिंह, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इसके अलावा भी आप बहुत सारे नाम लिख सकते हैं, और यदि आपको इसका नाम नहीं पता चल रहा होगा कि ये 4 के अलावा और क्या हो सकता है, तो आप हमारे चैनल में जरूर विजिट करके चैप्टर नंबर 13 को जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। उसमें सारी चीजें अवेलेबल करवा दी गई है, सारी चीजें बताई थी मैंने, ठीक है। आपको याद होगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, और यदि आपको नहीं याद है या फिर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल में जरूर विजिट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि जो दांडी है वो किस राज्य में स्थित था। ये भी दोस्तों आपका महात्मा गांधी का चैप्टर से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो आपका दांडी यात्रा था दोस्तों, जो कि दांडी यात्रा आपको पता होगा नमक आंदोलन जो कि महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है दोस्तों। नमक जो कर लगाया गया था, नमक नहीं बनाया जाए, नहीं कोई भी नहीं उत्पादन किया जा सकता था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये सारी चीजें यहाँ पे लागू कर दी गई थी। तो ये जो है महात्मा गांधी को जब पता चला तो महात्मा गांधी जो है इसका विरोध करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर में बता दी है, चैप्टर को पढ़िए, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि जो दांडी है दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दांडी है वो गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। लेकिन गुजरात के कौन से जिले में, नाम बताइएगा, नवसारी जिला, ठीक है। यहाँ पे राज्य पूछा गया इसलिए मैं आपको राज्य का नाम बता दूं, लेकिन अब से जिला पूछे कि दांडी किस जिले में स्थित है तो आप बताइएगा नवसारी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। जिसको जिसको पता था आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको पता होगा चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में जो लोथल है उसमें दोस्तों वो जो मोती बनाया जाता था जिसे मनके कहा जाता था, उसका जो छेद यहाँ पे होता था, ठीक है। और भी 2-3 स्थल थे, यदि आपको उसका नाम पता हो कि किस स्थल पे जो है मोतियों का छेद किया जाता था, यदि आपको पता हो तो आप उसका क्षेत्र का नाम कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है भगवा नदी जो कि गुजरात में है वहां पे स्थित है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाम पूछा गया है नदी का, तो यहाँ पे सिर्फ भगवा नदी बता दीजिएगा तो आपको जो है इसका आंसर करेक्ट मिल जाएगा। लेकिन आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि लोथल किस राज्य में स्थित है, तो इसका नाम आप बताइएगा गुजरात, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे सिंपल से एक प्रश्न पूछता हूँ कि जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है, लेकिन गुजरात के कौन से जिले में स्थित है, इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की जो समिति थे उसका अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों उसका जो आंसर होगा भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता होगा।
दोस्तों मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, आप उसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। ये जो भारतीय का हमारा जो संविधान है दोस्तों, वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है दोस्तों। ये आपको आंसर जो है कमेंट में करना है। और एक मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि जो संविधान था हमारा, वो लागू कब हुआ था, ठीक है। बना कब था ये मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये जो है संविधान वो लागू कब हुआ था हमारे देश में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। दो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने जितने भी प्रश्न बताए आपको 1 से 7 तक, वो सारे जो है दोस्तों 2 मार्क्स के थे, ठीक है। आपको पता होगा, आप जो है हेडिंग देख के पता चल ही गया था, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी स्टार्ट होने वाला है 8 नंबर से, वो सारे जो है दोस्तों 3 नंबर के रहेंगे, ठीक है। 3 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है दोस्तों, जिसका आंसर आपको लगभग 80 से 100 शब्दों में जो है इसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इसका दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है दोस्तों अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों समझते हैं 8वां नंबर का प्रश्न को। मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है दोस्तों। मौर्यकालीन आपको पता होगा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। लेकिन कब की गई थी दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है मौर्य साम्राज्य का एक प्रश्न पूछा गया है कि मौर्यकालीन में जो है इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो स्रोत जो है दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एक पुरातात्विक, वहीं पर एक साहित्य, ठीक है दोस्तों। एक पुरातात्विक होता है तो एक साहित्य होता है, ठीक है। पुरातात्विक में होता है कि कोई भी, जैसे कि भवन हो गया, स्तूप हो गया, मुद्राएं हो गई, ठीक है, मूर्ति, चित्रकला, ये सारे जो है पुरातात्विक में आएगा। वहीं पर साहित्य स्रोत जो होता है दोस्तों, वो जिसके द्वारा कोई भी चीज लिखा गया है। सोचिए, जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट में बताया मेगास्थनीज की इंडिका, तो ये जो इंडिका पुस्तक है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। तो इसमें जो भी जानकारी मिलती है वो साहित्य में आएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन कोई भी अगर स्थल मिल गया या फिर कोई भी मुद्रा मिल गया तो वो सारे जो है पुरातात्विक में आएगा। तो आपको पता होगा कि जो स्रोत होते हैं, आपको इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत जो होते हैं वो 2 प्रकार से दिए गए हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्य स्रोत, ठीक है दोस्तों। तो साहित्य स्रोत में जैसे कि मैंने पहला लिखा है मेगास्थनीज की इंडिका। इसमें क्या बताया गया दोस्तों, आपको पता होगा कि जो इंडिका है वो मेगास्थनीज द्वारा जो है लिखी गई है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि यह मौर्यकालीन भारत का प्रमुख ग्रंथ है। ये जो इंडिका आप बुक देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसका जो मौर्यकालीन जो है इसका एक प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है, जो मेगास्थनीज द्वारा जो है रचित की थी। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया और यहाँ पे लाइन में एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। और इसमें मौर्यकालीन साम्राज्य का शासन व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था पर प्रमुख विवरण मिलता है। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि मौर्यकालीन जो है, मौर्य साम्राज्य जो है दोस्तों, उसका जो शासन व्यवस्था था, जो सामाजिक ढांचा था, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो भी आर्थिक व्यवस्था थी, वो सारी चीज के बारे में जो है इस इंडिका पुस्तक में अवेलेबल है, जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। इस तरह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में, 1 नंबर का क्वेश्चन में, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा गया है, जो कि जैक द्वारा निकाला गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेट 1 में, ठीक है दोस्तों। सेट 1 में जो है दोस्तों इसका क्वेश्चन जो है जिक्र किया गया है, जिसका आंसर होगा मेगास्थनीज, ठीक है। प्रश्न पूछा गया था कि इंडिका जो है वो किसके द्वारा रचित की गई थी, ठीक है। और उसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो 4 ऑप्शन में पहले जो ऑप्शन था मेगास्थनीज, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को नहीं देखा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल में जरूर विजिट करके देखिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, उस पर जो है वहां पर भी जाके आप उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सारे चैप्टर्स के, ये सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। जो भी सॉल्यूशन वीडियो था, जो कि जैक द्वारा एक सेट्स निकाला गया, तो वो सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसका आंसर नहीं देखा है तो आप जरूर हमारे चैनल में विजिट करें, उसका आंसर प्राप्त करें, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ पे पहला जो है बता दिया कि मेगास्थनीज का इंडिका। सेकंड समझते हैं दोस्तों, सेकंड है कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आपको पता होगा कौटिल्य कौन है, ठीक है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों, उसका जो गुरु है वो है कौटिल्य, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर्स में बताई है, चैप्टर को जरूर देखें दोस्तों। यदि आपने चैप्टर को पढ़ा है तो इसका आंसर आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा, ठीक है। और ये जो कौटिल्य है दोस्तों, उसका दूसरा नाम जो है दोस्तों वो चाणक्य है, ठीक है दोस्तों। और भी एक नाम है दोस्तों, उसका आंसर आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो बात रहा यहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र का, जो कि कौटिल्य द्वारा रचित की गई थी।
जो रचा गया था अर्थशास्त्र, उसमें जो है मौर्यकालीन जो मौर्य साम्राज्य है उसके बारे में जो है यहाँ पे जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये भी दोस्तों ये जो है ये भी एक साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, सेकंड थर्ड है कि विशाखदत्त का मुद्राक्षस, ये जो है विशाखदत्त इसके द्वारा एक पुस्तक रचित की गई थी जो कि है मुद्राक्षस। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि नंद वंश के जो राजा थे दोस्तों धनानंद, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। आपको पता होगा नागवंश में दोस्तों जो नागवंश के बाद जो नंद वंश आता है, नंद वंश का जो संस्थापक होता है वो महापद्म नंद होता है। ठीक है, और उसका जो अंतिम शासक होता है वो होता है धनानंद। ठीक है, तो धनानंद को हराकर कौन हराता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है दोस्तों, न कब करता है ये, इसका भी आंसर मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था कि 321 ईसा पूर्व से दोस्तों, ये जो है 321 ईसा पूर्व, इसमें जो है धनानंद को हराता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का जो कालखंड है दोस्तों वो कब से कब तक है ना, 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर्स में बताई है, चैप्टर को देखिए, जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि यदि आप उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा अपना टाइम देते हैं तो उसमें उससे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे आपको इजी लगने लगेंगे। तो यदि आप अपना 1 से 1.5 घंटा उस चैनल में उस चैप्टर में देते हैं तो आपको जो है उस चैप्टर से रिलेटेड हर एक प्रश्न को आपको सॉल्यूशन, हर एक जो है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप खुद ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है चैप्टर को जरूर विजिट करें, जरूर चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, अशोक के शिलालेख। ये दोस्तों अशोक के शिलालेख ये है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, अभी मैंने जितने भी 3 पॉइंट्स बताए, 1 2 पहला 1 3 बताया था, वो तीनों जो है दोस्तों वो साहित्य स्रोत था। ठीक है, और ये जो मैंने आपको इसके बाद जो बता रहा हूं वो है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में मैंने पहले बताया है अशोक के शिलालेख, उसमें है दोस्तों कि मौर्यकालीन प्रशासन जो है, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीजें के बारे में जो है अशोक के शिलालेख में पता चलती है। ठीक है दोस्तों, ये जो अशोक है दोस्तों ये मौर्य साम्राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण सम्राट था। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा शासन था, बहुत ही अच्छा सम्राट था, बहुत ही अच्छा शासक था, बहुत ही मजबूत शासक था। ठीक है दोस्तों, और ये भी आप जानते हो कि अशोक के धर्म, ठीक है दोस्तों, उससे भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि आपका सेट 2 सेट 3 निकलता है दोस्तों तो इसका प्रश्न जरूर इसमें पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर्स में बताई है, आपको याद होगा तो आप जो है बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों पुरातात्विक स्रोत में और भी कुछ कुछ देख लेते हैं, जैसे कि अशोक के शिलालेख मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अभिलेख, वस्तुएं, अवशेष जैसे कि चांदी और तांबे के छेद हुए सिक्के, ये सारे चीज जो है वो है पुरातात्विक स्रोत। तो मैंने आपको मौर्यकालीन का जितने भी स्रोत थे वो मैंने आपको बता दिया। 2 प्रकार के स्रोत थे, एक थे पुरातात्विक स्रोत, वहीं पर दूसरा था साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्य स्रोत में मैंने आपको बताया, यहाँ पे 3 पॉइंटों की चर्चा की मैंने। पहला पॉइंट था मेगास्थनीज की इंडिका, दूसरा था कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा था विशाखदत्त का मुद्राक्षस, और जो है दोस्तों पुरातात्विक स्रोत में मैंने भी बताया, पुरातात्विक स्रोत में जो है अशोक का शिलालेख, अभिलेख, वस्तुएं, ठीक है, अवशेष, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं जो कि मैंने चैप्टर्स में बताया था। ठीक है, लेकिन इसका जो है दोस्तों आप ये जो है 3 मार्क्स से पूछा गया है, तो इतना आप शब्दों में इसका आंसर देते हैं तो ये जो है काफी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिपिटक के विषय में आप क्या समझते हैं। दोस्तों त्रिपिटक जो है ये एक बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको त्रिपिटक के बारे में जो है चैप्टर्स में बताया था। दोस्तों चैप्टर में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों के बारे में चर्चा की थी मैंने, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन दिया था, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। दोस्तों इसका चैप्टर आप जरूर देखिए, क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और उसमें जो है जैन धर्म के बारे में भी मैंने आपको बताया था, उसका भी आप वो भी देखिए दोस्तों, उसका भी वीडियो देखिए। दोनों जो है एक ही वीडियो में संकलित है, दोनों मैंने एक ही वीडियो में समझाया था, एक ही चैप्टर में दोनों उपलब्ध था, तो दोनों को जो है मैंने आपको एक ही वीडियो में समझाने का प्रयास किया था। और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की स्थापना कौन करता है, कब करता है, कैसे करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर्स में बताई है। यदि आपने चैप्टर को देखा है तो इसका आंसर भी आप बहुत ही अच्छे ढंग से बता पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब इसका भी आंसर समझने का प्रयास करते हैं कि त्रिपिटक जो है दोस्तों 3 भागों में विभाजित है। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। ठीक है, तीसरा तीनों जो है ये 3 भागों में विभाजित की गई है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ था। ठीक है, ये जो है
त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक है। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम क्रम है, बहुत ज्यादा प्राचीनतम था, बहुत ज्यादा पुराना है, ठीक है। और जिससे बुद्ध के जो उपदेश थे वो जो है यहाँ पे संग्रहित हैं, ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसका बचपन का नाम क्या था दोस्तों, आपको पता होगा उसका बचपन का नाम, तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, इसका बचपन का नाम क्या था, इसकी माता का नाम क्या था, इसके पिता का नाम क्या था, ठीक है। ये जो है कब 4 चीजों को देखकर जो है अपने घर को छोड़ देते हैं, ठीक है, एक सन्यासी बन जाते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर में बताई है, ठीक है। यदि आपने क्लास 12 को अच्छे से रीड किया है तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये जो ग्रंथ है इसको जो है पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है ना, पाली भाषा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारणों को लिखें। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन ये जो है दोस्तों, ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये लागू किया गया, स्टार्टिंग किया गया था, ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन लिया गया था, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा अहिंसा होने के कारण इस आंदोलन को फिर से वापस भी ले लिया गया था, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी स्टार्टिंग ये जो है किस वर्ष को स्टार्ट किया गया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। लेकिन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था मैंने आपको बता दिया, किसके द्वारा ना, महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन को स्टार्टिंग किया गया था। लेकिन कब किया गया था इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। जितने भी मैंने आपको प्रश्न पूछ रहा हूं उसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। चलिए इसका 2 कारणों को उल्लेख करते हैं और समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे 2 कारण बताया गया, लेकिन मैं आपको 3 कारण बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा समझने में। और यदि आप किसी एक पॉइंट को भूल जाते हैं तो उसके बदले दूसरा पॉइंट का आपको यहाँ पे घुसा सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार। दोस्तों आपको पता होगा कि जो साइमन कमीशन है वो भारत क्यों आ रहा था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, ठीक है दोस्तों, जो कि 7 जो है अंग्रेज के द्वारा थे, 7 जो है अंग्रेज थे, ठीक है। और ये 7 सदस्य जो है दोस्तों, इसमें सबसे प्रमुख जो था वो था साइमन, इसलिए इस कमीशन का नाम दे दिया गया साइमन कमीशन, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। साइमन कमीशन जो है ये भारत में लाया गया था, क्यों लाया गया था, क्योंकि जो भारत की जो संविधान जो थी उसका चर्चा करने के लिए, ठीक है। जो संविधान में जितने भी नियम कानून है दोस्तों उसका उल्लेख करने के लिए ये जो है साइमन कमीशन लाया गया था भारत। लेकिन इसका जो है विरोध भारतवासी बहुत ही ज्यादा जोश से करने लगे, क्यों, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य जो थे वो सारे अंग्रेज थे, और जो हमारे भारतीयवासी थे वो बोल रहे थे कि ये हमारा जो है संविधान, ये तो हमारा संविधान है, तो हमारा संविधान का उल्लेख जो है ब्रिटिश के सारे सदस्य क्यों करेंगे, ब्रिटिश सदस्य क्यों करेंगे, हमारा संविधान है। तो यदि ब्रिटिश शासन करेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के आदमी करेंगे तो उसमें 1-2% जो है भारतवासी का भी होना चाहिए, तब ना इसका मतलब जो है संतुष्टि मिलेगी। तो इस प्रकार से ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं माना गया था, लेकिन फिर भी जो है इसका जो है इस कारणवश जो है इसका विरोध किया गया था, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर में बताई है, यदि आप चैप्टर को देखे होंगे तो इसको समझने में आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि सरकार ने जो है नेहरू समिति की रिपोर्ट की ठुकरा दिया था। दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो है भारतवासी को जो है संविधान निर्माण के लिए चुनौती दी गई थी, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा। तो ये जो है ब्रिटिश द्वारा जब चुनौती दी गई तब जो है भारतवासी जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर खुद जो है समिति बनाते हैं, ठीक है। उस प्रकार से एक समिति था नेहरू समिति, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है नेहरू समिति ये जो जब लाया गया तब जो है इसका जो है इसको जो है ठुकरा दिया गया और इसका जो रिपोर्ट को बेदखल कर दिया गया, ठीक है। तो इस कारणवश जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। ये भी जो है इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट रहता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग, ये भी जो है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट थे दोस्तों, ये 3 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने में, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलकालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं थी।
मुगल काल में बताया गया, फिर से मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा की गई है कि मौर्य साम्राज्य की जो है चित्रकला उसकी क्या विशेषताएं थी, इसको लिखना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको उसका बेसिक चीजें बताऊंगा, उसके बाद जो है इसकी विशेषताओं को जिक्र करूंगा। ठीक है, तो भारत में मुगल कालीन चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के शासनकाल में विकसित हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो मुगल कालीन था, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है दोस्तों, शासक और इतिवृत्त। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि ये जो मुगल कालीन जो है इसकी शुरुआत जो है, ये जो चित्रकला था मुगल कालीन का, उसका शुरुआत जो है दोस्तों हुमायूं के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आपको पता होगा हुमायूं कौन है। ठीक है दोस्तों, ये जो है हुमायूं, इसका फादर का नाम क्या था, इसका पिताजी कौन थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल में जरूर विजिट करें और मुगल साम्राज्य का चैप्टर जरूर देखें। और चैप्टर नहीं देखने में आपको चैप्टर देखने में आपको कष्ट लग रहा है तो उसमें मैंने आपको शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, शॉर्ट वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको पता चल गया कि ये जो है मुगल कालीन में चित्रकला की शुरुआत जो है हुमायूं के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मुगल कालीन चित्रकला 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य के काल को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के जो काल था उसको जो है चित्रकला का जो है काल माना जाता है। ठीक है, और आगे है कि मुगल कालीन चित्रकला अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये सारे जो है दोस्तों मुगल काल के सम्राट है। ठीक है, तो इसके शासनकाल में जो है इनका जो है बहुत ज्यादा विकास हुआ था। ठीक है, ये जो चित्रकला था इसके काल में जो है बहुत ज्यादा विकास हुआ था। किसके काल में? अकबर, जहांगीर और शाहजहां। ठीक है, इसके काल में जो है बहुत ज्यादा विकास होने लगा था चित्रकलाओं का। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर में बताई है और यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बता रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न हम यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताएं क्या है। मैंने आपको पहले बेसिक बताई कि जो चित्रकला है वो कब से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, लेकिन इसका आंसर होगा दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो है मुगल कालीन चित्रकला उसकी विशेषताएं क्या है। इसका आंसर यहाँ से है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक चीजें यहाँ पे बताई है। ठीक है, आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए इसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इसकी विशेषताएं हैं कि मुगल कालीन चित्रकला वास्तविक दृश्य को विधान करती है। दोस्तों यहाँ की जो चित्रकला थी वो आप देखिएगा, सोचिए कि यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, यदि आप इसको देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये जो है बहुत ज्यादा मतलब रियल दृश्य है, मतलब वहां पे कोई इंसान बना हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है कोई इंसान खड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार की चित्रकला यहाँ पे मौजूद थी। ठीक है, जीवन के सभी रंगों के साथ जो है प्रभाव दिखाती थी, एक लघु चित्रकारी थी। और नेक्स्ट है कि एक यह रंग संयोजन को चमक धमक आदि के साथ बनाया जाता था। तो ये जो है 4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसका आंसर यही होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिन ए इलाही पर संचित टिप्पणी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी समझते हैं कि दिन ए इलाही क्या था। मैं आपको सिंपल सा बेसिक से स्टार्ट करूंगा और उसका सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यदि आपने चैप्टर को भी नहीं देखा है दोस्तों तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसका आंसर तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेन लेना है तो आप चैप्टर को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अकबर एक धर्म सहिष्णु था। उसने धर्म के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किया और विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों को लेकर 1582 ईस्वी में एक नवीन धर्म की स्थापना की जो दीन इलाही धर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो अकबर था हमारा मुगल सम्राट का जो राजा था, ठीक है दोस्तों, ये जो है 1582 ईस्वी में जो है बहुत ज्यादा धर्म की स्थापना की। उसी में एक था, क्या था? दिन ए इलाही। ये जो है दोस्तों एक धर्म है जो कि 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा जो है बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, स्थापित किया गया था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। दीन इलाही धर्म के प्रमुख सिद्धांत और विशेषताएं निम्नलिखित है। दोस्तों यहाँ पे चलिए उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला विशेषता है कि ईश्वर एक है तथा अकबर उसका पैगंबर व नेता है। क्योंकि दोस्तों पैगंबर जो है ये जो है अकबर जो है इसी के द्वारा जो है दिन एक और की शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कब? 1582 को। ठीक है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है सभी सदस्यों को जो है अकबर को जो है प्रणाम करना आवश्यक होता था। प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म दिवस पर जो है भोजन का आयोजन भी करता था। अनुयायियों के लिए जो है मांस खाना निषिद्ध था। इस धर्म को रविवार के दिन जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है दोस्तों ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो है धर्म है दोस्तों, दिन है को इसकी जो है ये जो है शुरुआत कब किया गया था, इसका जो है ये स्वीकार कब किया गया था, किस दिन को स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर आपको लिखना है रविवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। दाढ़ी जो है रखना जो है प्रतिबंध था, दाढ़ी रखना मना था। दान व उदारता का पालन करना आवश्यक था। ठीक है दोस्तों, ये धर्म में जो है इस तरह की विशेषताएं थी। ठीक है,
आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, दान उदारता जो है इसका पालन करना चाहिए, ठीक है, आवश्यक था। जीवों से विमुक्त व ईश्वर से लगाव था, ठीक है, अनुयायियों को ईश्वर उसकी इच्छा अनुसार जलाया या दफन किया जा सकता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, और ये जो है दोस्तों जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये है दीन को की विशेषताएं, ठीक है। आपको सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोतों के नाम लिखें, ठीक है दोस्तों। ये जो प्राचीन भारत है, हमारा जो प्राचीन भारत है उसका अध्ययन हम लोग किए हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों इसका जो स्रोत है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, स्रोत जो है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक जो है साहित्य स्रोत होता है जो कि लिखावट के द्वारा अगर पहुंचता है, चाहे वो किसी के भी लिखावट के द्वारा पहुंचे, ठीक है। सेकंड है कि पुरातात्विक स्रोत, चाहे वो मुद्राएं हो या फिर चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, मुद्राएं, वस्तुएं, सारी चीजें जो है ये पुरातात्विक स्रोत में आता है, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी चीज लिखावट होता है तो वो साहित्यिक स्रोत में आता है, और यदि किसी भी वस्तु का जिक्र किया जाता है तो वो जो है दोस्तों पुरातात्विक स्रोत में आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसका भी नाम लिखते हैं, समझते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों जो है वो निम्नलिखित हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, मैंने आपको बताया। दूसरा था पुरातात्विक स्रोत दोस्तों, और एक स्रोत होता है वो है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई भी इंसान हमारा देश जो है घूमने आता है, ठीक है, घूमता है, उसके बाद जो है जो भी चीजें देखता है, जो भी पसंद आता है, या फिर जो भी चीजें वो अपने डायरी में या फिर पुस्तक में या फिर कहीं पर भी लिखता है, तो उसे जो है दोस्तों विदेशी यात्रियों के विवरण को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 3 पॉइंट होता है, भारतीय इतिहास को समझने का प्रयास किया जाता है, भारतीय इतिहास को जाना जाता है। उसका स्रोत जो है दोस्तों 3 प्रकार से होता है। पहला है साहित्यिक स्रोत, उसमें मैंने आपको बताया कि जो भी लिखावट चीजें होती है वो साहित्यिक स्रोत में आता है। सेकंड है कि पुरातात्विक स्रोत, जो कि शिलालेख, जो अभिलेख वस्तुएं जो होती है, मूर्ति, मुद्राएं, चित्रकला, ये सारे जो है पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। और विदेशी यात्रियों के विवरण दोस्तों, आपको पता होगा चैप्टर नंबर 5 याद कीजिए, यात्रियों के नजरिए। उसमें मैंने आपको 3 यात्रियों के नाम बताए थे, ठीक है दोस्तों। आपको 3 यात्रियों के नाम पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तीनों यात्रियों के नाम जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ये जो 3 यात्री थे दोस्तों वो अपने हमारे देश में आए थे, ठीक है। उसके बाद जो अपने पुस्तक में वो जो तो शायद पुस्तक के नाम भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। तो ये जो है यात्री आए थे हमारे देश में, घूमे थे, ठीक है। उसमें से एक था फ्रांसवा बर्नियर, वो जो दोस्तों एक सती प्रथा के बारे में बताता है, तो वो भी जो है बहुत ज्यादा आपको आश्चर्यचकित जो है घटना लगती होगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। वो सारी चीजें आपको हम लोग को कैसे पता चला, वो जो है अपने उसको देखा था, उसको जो है अपने डायरी में लिखा था, ठीक है, अपना पुस्तक में लिखा था, तब ना हमको ये सारी चीजें पता चलती है। तो इस तरह से दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि विदेशी यात्रियों के विवरण का अर्थ कहने का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किताब उल हिंद के विषय में आप क्या समझते हैं दोस्तों। किताब उल हिंद किसके द्वारा रचित की गई है, ये दोस्तों अल बिरूनी के द्वारा रचित की गई थी, और ये जो है अरबी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। इस पुस्तक की भाषा जो है बहुत ज्यादा सरल थी, ठीक है दोस्तों। और यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो कि 80 अध्यायों में विभाजित थी, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको चैप्टर में बताया था, ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। तो ये जो है अल बिरूनी, ये जो है इस पुस्तक को लिखता है, अरबी भाषा में लिखता है, बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखता है, ठीक है। और इस जो किताब था उसमें जो है 80 अध्यायों में जो है ये जो है किताब वो विभाजित था, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, धर्म के बारे में एक अलग चैप्टर हो गया, दर्शन एक अलग चैप्टर, त्योहार एक अलग चैप्टर, खगोल विज्ञान एक अलग चैप्टर, ठीक है, विज्ञान एक अलग चैप्टर, रीति रिवाज एक अलग चैप्टर, ठीक है, प्रथा एक अलग चैप्टर, मूर्तिकला के बारे में अलग से बताया गया, कानून के बारे में अलग से बताया गया है। ये सारी चीजें जो है दोस्तों किताब उल हिंद में बताया गया है, ठीक है दोस्तों, जो कि मुगल वंश का जो है चर्चा करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको चैप्टर में बताई है। चैप्टर नहीं देखें, चैप्टर को जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताए 8 से 14 तक, वो सारे जो है दोस्तों 3 नंबर के थे, ठीक है, 3 मार्क्स के थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था और अभी भी बता देता हूं, ठीक है। अब जो हमारे नेक्स्ट प्रश्न स्टार्टिंग होने वाला है, जो कि 15 से 18 होने वाला है, ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों वो 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से आपको विस्तृत ढंग से लिखना पड़ेगा, तभी जो है आपको 5 में 5 नंबर हासिल होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं और कितने शब्दों में, कितने आसान शब्दों में लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जितने भी मैंने आपको यहाँ तक जितने भी आप नोट्स को पढ़ें, ठीक है, या फिर मेरे द्वारा जो समझाया गया
वो जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा सरल शब्दों में लिखा गया था, आपको जो है पढ़ने से पता चल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसको जो है लिखने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि अब मुझे पता है कि छात्रों को जो है कौन से शब्दों में तकलीफ आती है और कौन से शब्दों को वो जो है बहुत ज्यादा इजी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैंने सॉल्यूशन वीडियो बनाया है ये ऐसे भी छात्र हैं के लिए है दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा मतलब हिस्ट्री के शब्दों को समझने में उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उसको जो है दोस्तों बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने यहाँ पे देने का प्रयास किया है, आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास किया है। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और ऐसे विद्यार्थी को जरूर भेजें जो आप पे बिलीव करते हैं कि वो हमारा जो दोस्त है वो एक बहुत ही अच्छा कंटेंट हमको जो है भेज सकता है। ठीक है, तो उसको जरूर भेजिएगा दोस्तों जो आप पर बिलीव करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। चैप्टर नंबर 13, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है दोस्तों, इससे ये प्रश्न पूछा गया है और इसमें पूछा गया है कि ये जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा मायने रखता है हम लोग के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसका आंसर समझने का प्रयास करते हैं। सारी चीजें मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूंगा और सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के द्वारा जो है शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य से जो है टक्कर ली थी। दोस्तों आपको पता होगा कि महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए थे वो अहिंसा थे। अहिंसात्मक कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अहिंसात्मक कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जो अहिंसात्मक है वो, इसका जो वर्ड होता है, इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों, उसमें जो है किसी भी तरह का हिंसा ना करना होता है। अर्थात यदि आप कोई भी आंदोलन करते हैं तो उसमें जो है झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप जो है उस आंदोलन को बहुत ही प्रेमदायक से उसको स्वीकार करेंगे, उसको जो है उस आंदोलन में रहेंगे। इसी का अर्थ होता है अहिंसा, मतलब किसी भी तरह का झगड़ा झाटी कुछ ना करना और आंदोलन में जो है लगातार उसका प्रयास, उसमें जो है जीत पाने का प्रयास करते रहना। ठीक है दोस्तों, तो अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा ना करना। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी सत्याग्रह किए गए थे, जितने भी आंदोलन किए गए थे, वो सारे जो है दोस्तों अहिंसात्मक थे। ठीक है, अहिंसात्मक शब्द का मैंने शब्द का जो है अर्थ वो बता दिया है कि अहिंसात्मक शब्द का अर्थ होता है किसी भी तरह का हिंसा ना करना, किसी भी तरह का झगड़ा झाटी कुछ भी ना करना। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए थे वो तो अहिंसात्मक और सत्याग्रह के द्वारा शक्तिशाली जो अंग्रेज साम्राज्य थे, जो कि हमारे देश को गुलाम करके रखे थे, उस पर जो है टक्कर लेने की जो टक्कर ली थी। ठीक है, किसके द्वारा? हिंसात्मक आंदोलन और सत्याग्रह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और अंग्रेजों को जो है भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, विवश कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी का जो है इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश को आजाद करने में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं कि किस प्रकार से ये जो अपना योगदान देते हैं। यहाँ पे लिखना है आपको दोस्तों, एक यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना है कि महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में जो है उसकी भूमिका किस प्रकार से रहती है। यहाँ पे जो है एक हेडिंग दे देना है, उसके बाद जो है इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि जो महात्मा गांधी 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत आए थे। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर में बताई थी, सारी चीजें मैं आपको चैप्टर में बता दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आंदोलन का जिक्र करूंगा। ठीक है, 1917 में दोस्तों चंपारण आंदोलन करते हैं। चंपारण आंदोलन दोस्तों, इसको आपको डिटेल से जानना है तो क्लास 12th में जो आपका इंडिगो चैप्टर है, इंडिगो चैप्टर कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है दोस्तों, उसमें एक चैप्टर है इंडिगो। इंडिगो कहने का तात्पर्य है नील, नील की खेती। ठीक है दोस्तों, तो चंपारण आंदोलन के बारे में बहुत ही विस्तार ढंग से दोस्तों इंडिगो चैप्टर में बताया गया है। यदि आप इंडिगो चैप्टर को पढ़े हैं, आप अपने से पढ़े या फिर यूट्यूब में अवेलेबल है वहां से भी आप पढ़े हैं, तो इसको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा कि जो चंपारण आंदोलन जो है इसमें जो है राजकुमार शुक्ला की बहुत ज्यादा भूमिका रहती है, किस प्रकार से महात्मा गांधी को ये लाते हैं अपना गांव और किस प्रकार से महात्मा गांधी उसका आंदोलन को स्वीकार करते हुए उसको जो है जीत प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें जो है इंडिगा जो चैप्टर है आपका उसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्लास 12 के चैप्टर पता नहीं कितना है, लेकिन इंडिगो चैप्टर का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जरूर देखें। ठीक है, INDIGO इंडिगो। ठीक है,
तो पहला मैंने आपको सत्याग्रह क्या बताया कि 1917 में चंपारण आंदोलन, जिसमें जो है नील की खेती से मुक्ति करा दिया गया था सारे किसानों को। ठीक है दोस्तों, तो इसके ये जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जो कि सफल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट था कि अहमदाबाद में 1917 में जो है अहमदाबाद में जो भी वहाँ के श्रमिक थे, जो भी कारखाना में काम करते थे, उसको जो है ज्यादा काम करवाया जाता था, लेकिन वेतन जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा कम दिया जाता था। ठीक है, लेकिन इस बहुत ज्यादा कम देने के कारण जो है इसमें भी जो है महात्मा गांधी अपना भूमिका निभाते हैं और इनको जो है जीत प्राप्ति कराते हैं, जितने भी श्रमिक वहां पे रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको विस्तार से चैप्टर में बताई है, चैप्टर को देखें। ठीक है, 1918 में खेड़ा आंदोलन करते हैं। ठीक है, 1917 में आपको पता चल गया, फिर से 1918 में जो है खेड़ा आंदोलन करते हैं। खेड़ा आंदोलन में जो है जितने भी किसान होते हैं उसको जो है खराब फसल होती है, फिर भी जो है उसमें जो है किसानों को बोला जाता है कि नहीं, आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपको टैक्स देना होता है उसको जो है टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो है दोस्तों ये जो है किसानों के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा था। इस प्रकार जो है महात्मा गांधी यहाँ पर भी जो है यहाँ पे आते हैं और इसको जो है इसका सोल्यूशन करते हैं और इसमें जो है जीत प्राप्ति करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा 1918 तक। अब चलिए आगे समझते हैं 1919 में क्या होता है कि 1919 में जो है रोलेट एक्ट लाया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये जो है दोस्तों बहुत ज्यादा कष्टदायक होती है महात्मा गांधी के लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि महात्मा गांधी को इसमें बहुत ज्यादा ठेस पहुंचने लगता है। ठीक है, क्यों पहुंचाता है दोस्तों, आपको पता होगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों 19 अप्रैल 1919 में दोस्तों हुआ था। ठीक है, तो 19 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो जो है रोलेट एक्ट के विरुद्ध में किया गया था। इसमें जो है महात्मा गांधी जो है बहुत ज्यादा उसमें ठेस पहुंची थी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग वहां पे बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे और ये जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होता है इतिहास में, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दुखदायक जो है घटना होती है वो होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है विरोध करने के लिए जो है रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए यहाँ पे लाया गया था। बहुत ज्यादा सारी सभी जो है सदस्य वहां पे मौजूद थे। ठीक है, और उसमें जो है गोली चला दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था और क्लास 10 में भी आप पढ़े होंगे इसके बारे में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये जो है जब 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया महात्मा गांधी के द्वारा, उसके बाद जो है इसमें इसको ठेस पहुंचती है। कब, कैसे ठेस पहुंचती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, तब शीघ्र ही जो है जो दोस्तों ये जो है सविज्ञा ये जो है रोलेट एक्ट को हटाते हैं और जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा ये जो है असहयोग आंदोलन, इसमें जो है हिंसा होने के लिए जो है आंदोलन को वापस ले लिया गया था। दोस्तों ये जो है दोस्तों सभी ने असहयोग आंदोलन, ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन ये इसलिए स्टार्ट किए थे क्योंकि महात्मा गांधी को पता चल गया था कि जो है ब्रिटिश वो भारत में इसीलिए शासन कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भारतवासी जो है उसका सहयोग कर रहे हैं। यदि भारतवासी इसका सहयोग ही ना कर पाए, करने लगे, तो ये जो हमारा देश तुरंत आजाद हो जाएगा। लेकिन इसमें भी जो है दोस्तों हिंसा देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा हिंसा होने लगता था। बहुत ज्यादा हिंसा होने के कारण जो है इस आंदोलन को फिर से वापस लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे समझते हैं कि फिर 1930 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जो कि आपको नमक आंदोलन जो है, दांडी यात्रा, मैंने आपको बता दिया कि दांडी जो है ये किस क्षेत्र पे स्थित है। ठीक है, इसका क्वेश्चन ऊपर में था, मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में जो है दांडी यात्रा स्टार्ट कर दी गई। ठीक है दोस्तों, और ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यहीं से स्टार्ट होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों गांधी जी द्वारा जो है अंतिम आंदोलन चलाया गया। महात्मा गांधी समझ चुके थे कि ये जो है ये जो ब्रिटिश है ये इस तरह से नहीं, मतलब हार मारने वाले नहीं है, हमारे देश को जो है आजाद नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, कब किया गया था ना, 8 अगस्त 1942 को ये जो है आरंभ किया गया था, लेकिन यह असफल रहा था। ठीक है दोस्तों, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन ये भी असफल रहा था, लेकिन जो है दोस्तों ये जो है यह राष्ट्रीय आंदोलन का जो है चरम बिंदु था। ठीक है दोस्तों, और यह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए योगदानों का ही जो है परिणाम है कि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को जो है स्वतंत्र हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन ये हमारे स्वतंत्रता के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं और इसका आंसर भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा विजयनगर का जो महत्वपूर्ण एक सम्राट का नाम था वो था कृष्णदेव राय। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें, जितने भी उपलब्धियां उसमें मिली थी उसका जो है यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसका भी आंसर। कृष्णदेव राय का जन्म
16 फरवरी 1471 ईस्वी में कर्नाटक के हम्पी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको पता है हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका जन्म हुआ था और कब हुआ था ना? 16 फरवरी 1471 को। दोस्तों ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर आपको याद होना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम सम्राट था। दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो कृष्णदेव राय हैं वो विजयनगर के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के शासक गजपति प्रताप रुद्र को परास्त करके जो है उसकी कन्या से जो है विवाह किया था। दोस्तों ये जो विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय हैं वो 1513 ईस्वी में क्या किए कि उड़ीसा के जो गजपति प्रताप रुद्र जो वहां के शासक थे दोस्तों, उसको हरा कर, ठीक है, उसको परास्त कर उसकी जो कन्या थी उससे जो है विवाह करता है। कौन? कृष्णदेव राय। ठीक है दोस्तों, कब करता है ना? 1513 में। ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर में बताई है, कोई बात नहीं। अब यदि आपने चैप्टर को नहीं देखा है, यदि आपको इसका डिटेल एक्सप्लेन चाहिए तो आप जो है चैप्टर को देखें, नहीं तो जो है इसका आंसर यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसका समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था वो था कृष्णदेव राय की जितने भी उपलब्धियां थी उसका वर्णन करें। ठीक है, इसका चलिए उपलब्धियों का वर्णन करते हैं और एक एक करके सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कृष्णदेव राय तुलुव वंश के श्रेष्ठतम शासक थे। इसकी शक्ति का उल्लेख बाबर ने अपने आत्मकथा तुजक ए बाबरी में जो है किया था। दोस्तों यदि कोई सम्राट एक महान सम्राट कोई महान सम्राट का जिक्र करता है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये सम्राट जो है कितना महान सम्राट हो रहा होगा। ठीक है, कितना श्रेष्ठ शासक था। ठीक है, बाबर दोस्तों आपको पता होगा मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। दोस्तों कब करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये जो है बाबर, इसके द्वारा जो है मुगल वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों मुगल वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक इन्हें भी माना जाता है, बाबर को। तो ये जो बाबर जो है अपना आत्मकथा जो है दोस्तों तुजक ए बाबरी, इसमें जो है कृष्णदेव राय की जो है जिक्र करता है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है कृष्णदेव राय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कृष्णदेव राय एक कुशल शासक, राजगणितीय तथा कला संरक्षण भी थे। इन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कई कार्य भी किए थे और इन्होंने जो है व्यापार की सुविधा के लिए जो है अनेक बंदरगाह पर जो है अच्छी व्यवस्था की थी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये जो कृष्णदेव राय है वो अपने समाज के लिए कितने सर्वश्रेष्ठ रहे होंगे। ठीक है, कितने अच्छे सम्राट रहे होंगे जो कि अपने समाज की भलाई के लिए भी जो है दोस्तों इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक साहित्य के रूप में, यदि एक साहित्य के रूप में देखा जाए कि जो है कृष्णदेव राय स्वयं एक महान सम्राट और विद्वान और कवि भी थे। ठीक है दोस्तों, ये जो है एक विद्वान भी थे और एक कवि भी थे। ठीक है, कृष्णदेव राय महान कला प्रेमी भी थे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने जो है विरूपाक्ष मंदिर, आपको पता होगा विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम की मरम्मत भी जो दोस्तों आपको पता होगा कि विरूपाक्ष मंदिर के जो गोपुरम थे उसकी मरम्मत भी जो है दोस्तों कृष्णदेव राय द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों ये जो कृष्णदेव राय है इसके बारे में जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति आंदोलन के प्रभावों का उल्लेख करें। दोस्तों भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव था उसका उल्लेख करने का यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि भक्ति आंदोलन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों इसका जो प्रभाव है उसका वर्णन करेंगे। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में कई धार्मिक विचारों तथा सुधारकों ने भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से भक्ति का साधन बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था जो कि मध्यकालीन में भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, भक्ति आंदोलन आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है इसका नामकरण दिया गया और किस प्रकार से इसको स्टार्टिंग किया गया। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन जो है इस तरह से जो है इसका स्टार्टिंग किया गया। ठीक है, उसके बाद इसको जो है इसका आंसर समझने का प्रयास करते हैं कि भक्ति आंदोलन जो था उसका आंदोलन का प्रभाव क्या क्या था। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन से हिंदुओं में आत्मबल का संचार हुआ जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं की निराशा दूर हो गई तथा अपनी सम्यता व संस्कृति को बचाने के लिए जो है सफल रह गए। ठीक है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है भक्ति आंदोलन में एक महत्वपूर्ण प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं व उपदेशों का प्रभाव मुस्लिम शासक पर पड़ा। विभिन्न धर्मों के मध्य एकता स्थापित हुई और जिससे मुसलमानों के अत्याचारों जो है वो कम हो गए। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। भक्ति आंदोलन में संतों ने छूत अछूत का भेदभाव दूर करने का प्रयास किया गया, प्रयत्न किया गया। ठीक है दोस्तों, ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है भक्ति आंदोलन का। ठीक है,
और जिसके परिणाम स्वरूप जो है समाज में व्यापक वन्यता तथा संकीर्णता जो है आघात लगी। ठीक है दोस्तों, ये जो है छुआछूत की जो भेदभाव था वो भी जो है यहाँ पे दूर होता है, ये यहाँ पे देखने को मिलता है भक्ति आंदोलन में। ठीक है, भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने अपने उपदेश लोक भाषाओं में प्रचारित किए, फलस्वरूप प्रांतीय भाषा जैसे कि हिंदी, मराठी, बंगाल जो है और पंजाब आदि भाषा में जो है इसका विकास होने लगा था। ठीक है दोस्तों, तो भक्ति आंदोलन के बारे में जितने भी बताएं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि वो जो है गौतम बुद्ध कि जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। दोस्तों इसका प्रश्न का आंसर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब होता है दोस्तों वो हमारे चैनल, हमारे यूट्यूबर के लिए दोस्तों, हमारे जो चैनल है दोस्तों वो जो है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आपका एक सब्सक्राइबर जो दोस्तों हमारा जो है यूट्यूब चैनल के लिए बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि यदि आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी दोस्तों तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको बहुत ही विस्तार ढंग से कमेंट में ही उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं या फिर आपके फ्रेंड या फिर आपके बहन भाई कोई भी हो, यदि क्लास 10th के छात्र है तो उससे बोल दीजिएगा या फिर इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा कि उन्हें जो है जितने जो भी इसके सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एसएसटी, साइंस, ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसका सॉल्यूशन वीडियो मैंने अपने चैनल में प्रोवाइड कर दिया है, और दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छे ढंग से दिया है। यदि उसको भी ऐसा वीडियो, ऐसा कंटेंट चाहिए तो दोस्तों उसे भी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से पता चलेगा कि इसका आंसर किस प्रकार से लिखा जा सकता है, किससे पॉइंटों में लिखे और किस प्रकार से लिखे जो है अच्छा मार्क्स हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों ये जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जितना आप इंटरेस्टिंग लगाइएगा, जितना आप इंटरेस्ट दीजिएगा उतना आपको जो है समझते हुए आसानी लगेगी। ठीक है दोस्तों, और यदि आप हमारे चैनल द्वारा पढ़ाए गए हैं तो आपको जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से आपको जो है ये सारी चीजें कंटेंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और यदि आप हमारे चैनल से नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ें दोस्तों, क्योंकि आपका 1-2 घंटा कोई भी चैप्टर में आप 1-2 घंटा देते हैं तो उसका जो रिजल्ट होने वाला है आपका वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि आपका एक चैप्टर 2 घंटा जो दे रहे हैं आप किसी भी एक चैप्टर में, तो उस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है उसका सारा का आंसर जो है आप खुद अपने शब्दों में दे सकते हैं। यदि यकीन नहीं होता है तो जरूर हमारे कोई भी एक चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कि गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। ठीक है, किस प्रकार से जो है ये अपने बौद्ध धर्म था उसकी स्थापना करता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, गौतम बुद्ध का जीवन एवं शिक्षा हेडिंग देना है, उसके बाद दोस्तों आपको पॉइंट वाइज जो है इसका आंसर देना है। ठीक है, महात्मा गांधी जो है, सॉरी, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, आपको पता होगा। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा रियल, मतलब बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है, मतलब सबको पता है ये सारी चीज। ठीक है, लेकिन आपको इसका आंसर बेसिक से लेके जाना है टब तक। ठीक है, मैंने पहला पॉइंट समझा दिया। सेकंड सुनिए, उनका माता और पिता का नाम दोस्तों, उसका माता का जो नाम था वो था महामाया। ठीक है, उसके बाद जो है इसके पिता का नाम जो है तो वो था शुद्धोधन। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तीसरा समझिए, तीसरा है कि 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म कपिल वस्तु के जो निकट आम्रकुंज थे दोस्तों, वहां पे दोस्तों इसका जन्म हुआ था। किसका बात चल रहा है यहाँ पे दोस्तों, आपको यहाँ पे हेडिंग में मैंने आपको बता दिया था कि गौतम बुद्ध के बारे में बताना है, तो गौतम बुद्ध के बारे में मैंने आपको बता देता हूँ। ये जो गौतम बुद्ध है दोस्तों, उसका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म की स्थापना भी ये करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका माता का नाम महामाया है और वहां पे इसका पिता का नाम शुद्धोधन है। ठीक है दोस्तों, ये जो महामाया है दोस्तों ये इसकी माता का नाम है, लेकिन ये जो जब बाल व्यवस्था में थे, जब ये छोटे थे, तभी जो है इसकी माँ थी वो डेट कर गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस कारणवश जो है सॉरी, मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा देर बाद बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे जिक्र भी किया है दोस्तों कि जो प्रजापति गौतमी थी दोस्तों, वो जो है इसका पालन पोषण करती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मेरा कंफ्यूजन हो गया था, जिस कारण बस मैं दोस्तों सुधार करके मैं आपको तक करेक्ट आंसर जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ तक ये बताया कि गौतम बुद्ध थे उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
ये जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इसका माता का नाम महामाया था, लेकिन इसका पालन पोषण जो है दोस्तों प्रजापति गौतमी में की थी। ठीक है, इसका पिता का नाम दोस्तों सुदर्शन था। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और इसका जो जन्म है वो 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के जो निकट है आम्रकुज, वहां पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब चलिए आगे पॉइंट को भी समझ लेते हैं और इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, मैंने आपको बता दिया था दोस्तों। और किस प्रकार से सिद्धार्थ जो है अपना नाम चेंज करके गौतम बुद्ध रखते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर में बताई है। क्योंकि दोस्तों यदि मैं आपको यहाँ पे बताने लगूं, यहाँ पे जो है डिटेल एक्सप्लेन देने लगूं, तो ये जो है वीडियो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस कारणवश जो है दोस्तों यदि आप चैप्टर को देखते हैं तो ये जो सारी चीजें आपको समझने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ज्यादा आसानी लगेगी। ठीक है, इनके माता की मृत्यु जो है बाल काल में ही जो है हो गई थी। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो है इनका पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी में किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसका विवाह जो है 16 वर्ष में हुआ था। किसके साथ हुआ था ये भी पता चल गया। और इसका पुत्र का नाम जो है दोस्तों वो राहुल था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जाति पाति में कोई विश्वास नहीं था, लेकिन वह समाज एकता में जो है विशाल विश्वास जो है रखते थे। ठीक है, उनका कहना था कि बौद्ध धर्म का अनुसरण कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसका कहना था। ठीक है, आखिर नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध अहिंसा पर बल देते थे। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन भर अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार से गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र था, ठीक है, जीवन किस प्रकार से व्यतीत किए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, आगे समझते हैं कि गौतम बुद्ध जो है दोस्तों, गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में बोधि वृक्ष जो है दोस्तों उसके नीचे जो है इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध को जो है वो जो है उसको जो है कौन से वृक्ष के नीचे जो है इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन आपको बताना क्या है दोस्तों, बोधि वृक्ष। ठीक है, ये भी आपको आंसर पता चल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं गौतम बुद्ध के उपदेश। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध के क्या क्या उपदेश थे इसको समझना है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के उपदेश है दोस्तों, संचार दुखमय है। ठीक है, संचार एक कारण भी है, और इन दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए जो है तृषा का विच्छेद आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, और दुख निरोध मार्ग पर दुखों से बचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इतने आपको सारी चीजें, आपको इसका उपदेश भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आखिरी है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जो है वो 4 सत्य के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक दोस्तों आपका 18 क्वेश्चन जो था उसका भी आंसर खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, आपका जो 19वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपका मॉडल टेस्ट प्रश्न में पूछा गया है, उसमें आपको मैप में द्वारा पूछा गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है दोस्तों। उसको आप चैप्टर 1 को आप अच्छे से पढ़े होंगे, और ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो कि क्लास 12 का चैप्टर 1 को नहीं पढ़ा हो। दोस्तों चैप्टर 1 को पढ़े हैं तो जो है क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका आंसर आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं, या फिर आप खुद से भी पढ़े होंगे तो आपको जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको जो है जैक द्वारा जो सेट 1 निकाला गया था दोस्तों, वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, जो कि क्लास 12 का हिस्ट्री था। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री था क्लास 12 का। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी दोस्तों। यदि अभी भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको वहां पे जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और इसका यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसका भी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, और यदि मैं आपको फिर से समझा दूं और मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं तो आप क्लास 12 के जितने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव जैसे सब्जेक्टों में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे चैनल में उसका सॉल्यूशन वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, जो कि जैक द्वारा सेट 1 निकाला गया है, उसका सॉल्यूशन वीडियो हमारे चैनल में प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जरूर विजिट करें। ठीक है, और यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं दोस्तों, तो आप जो है एसएसटी और जो साइंस जैसे सब्जेक्ट है उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आप हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और प्रोवाइड कर भी दिया हूँ दोस्तों, आप जाके जरूर देखें और इसका आंसर जो है दोस्तों प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आप अवेलेबल करवा दी है। यदि आपको नहीं मिला है दोस्तों, आप हमारे चैनल में जरूर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप हमारे टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ भी सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम में वैसे सारी चीजों को मैं अवेलेबल करता रहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। डीएसए कहने का तात्पर्य है दोस्तों डेप्थ स्टडी विद आशीष। आपको पता होगा हमारे चैनल का नाम
चेंज हो गया है। ठीक है दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में न्यू है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपके दोस्तों को इस प्रकार की कंटेंट नहीं मिल रही है तो आप उन्हें भी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी जो है इस प्रकार की कंटेंट प्राप्त हो सके। इस प्रकार की वीडियो क्वालिटी वीडियो दोस्तों, इस प्रकार की क्वालिटी वीडियो उन्हें प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।